children, class 10. Today we are continuing with the chapter of footprints without feet. This is the name of the book, class 10. अब वो है chapter The Making of a Scientist, written by Robert W. Peterson. So इस title पे based, चूंकि the title से इसके topic based on science है, तो जरा जान ले कि इसमें है क्या, what is the matter included in this chapter. और इसमें सबसे बड़ी बात, पहली बात ये आती है कि रिचर्ड एच इब्राइट along with his roommates surprised the world at the young age of 22 when they explained the theory on how cells work in a paper published in the proceedings at the National Academy of Science. The paper published the work of college students for the first time. Richard E. Bright says that curiosity started with butterflies. So this matter means that this is the story of a boy named Richard H. E. Bright, how he became a scientist, how he surprised the world of science, and how he surprised the people of the world on his story, how cells work. तो ये बात पर आधारित ये स्टोरी है. आइए कंटिन्यू करते हैं, मैटर विद मी, स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट टू द पॉइंट. रिचर्ड ई ब्राइट के बारे में एक कहानी है. He grew up in Pennsylvania and was the only child of his parents. He had he had no friends to play football or basketball, so he grew the habit of collecting things alone. Miss रिचर्ड ई ब्राइट की जिंदगी जो थी, रिचर्ड ई ब्राइट की जिंदगी यह पेंसिल्वेनिया में गुजरी. वो वहां सियाना हुआ, बड़ा हुआ. शुरुआती काल उसका पेंसिल्वेनिया में ही बीता. वो अपने माँ बाप का इकलौता संतान था. इसके कोई फ्रेंड नहीं थे जिसके साथ ये खेलता, चाहे वो फुटबॉल हो या बास्केटबॉल हो. और फिर ये धीरे धीरे एक आदत इसके अंदर आ गई, वो थी बहुत सी चीजों का कलेक्शन, कलेक्टिंग थिंग्स. क्योंकि फ्रेंड नहीं था ना, तो कुछ नई और एक डिफरेंट हैबिट ले आया. He collected butterflies, rocks, fossils and coins from the time he was in kindergarten. ये kindergarten में जब पढ़ता था, उसी दौरान से इसने butterflies, rocks, fossils, coins ये कलेक्शन करने की इसकी आदत बनती और ये ग्रूम होता चला गया इन्हीं कलेक्शन को करने में. He used to study the stars at night as he was interested in studying astronomy. और ये एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ने में इंटरेस्ट लेता था, इसलिए रात के समय में ये स्टार्स को पूरा करता था. Means he was curious about the things around him, the unique things, the shining stars, butterflies, pebbles, fossils. ये सारी चीजें में ये बड़ा इंटरेस्ट लेता था. इसकी क्यूरियोसिटी वहीं से शुरू हुई. Bright used to learn new things and had a sharp mind. His mother encouraged him to learn. She used to take him to learning trips by telescopes and other instruments. Bright की सीखने की नई नई चीजों की जानने की जिज्ञासा बढ़ती चली गई. उसकी हैबिट में थी कि वो चीजों को जाने, ये नई चीज है तो ये कैसे है, क्यों है, ऐसे उसके सवाल आते. और उसकी माँ उसको एनकरेज करती थी इन चीजों में. वैसे भी वो मेंटली बहुत शार्प विद्यार्थी था बचपन से ही. उसकी माँ एनकरेजमेंट के लिए उसको कई बार एजुकेशन ट्रिप पे ले जाती. वो उसको टेलीस्कोप, दूरबीन और साथ ही साथ कई दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स खरीद के देती ताकि वो अपने इनोवेटिव आइडियाज को, खोज करने के आइडियाज में आगे बढ़ता जाए. Means what? Mother was supportive in whatever he was doing and whatever curiosity he has in his mind about knowing the things around. Mother was the only friend to him until he went to school. She used to get him friends home. Both used to stay together at night and learn things together. जब वो स्कूल जाने लगा तो उसके कई दोस्त को इकट्ठा उसकी माँ क्या करती थी घर पर. मीन्स कि स्कूल जाने से पहले तक उसकी कोई फ्रेंड नहीं थी, उसकी माँ ही एकमात्र उसकी फ्रेंड थी. लेकिन जब स्कूल जाने लगा तो कुछ फ्रेंड बने. उसकी माँ जब करती थी क्या, कुछ फ्रेंड्स को उसके घर लाती थी ताकि वो फ्रेंडली भी थोड़ा दोस्तों के साथ खेले कूदे जाए. और जब नाइट होता तो माँ बेटे दोनों ही रहते और दोनों ही नई नई चीजों पे खोज करते, बात करते और इस तरह का समय बीतता चला जाता. रिची, जो रिचर्ड ई ब्राइट का निकनेम है, रिची was the only life and support of a mother and his father died when he was in third grade. जब वो थर्ड
इब्राइट की, और माँ के लिए एकमात्र वो सहारा था, सब कुछ वही था। कौन? इब्राइट फॉर मदर। They used to spend most of the evening together. Mother finding some tasks of learning and he liked it more and more. शाम का समय ये साथ बिताते, माँ उसको कुछ टास्क देती थी कुछ सीखने की, और ये चीजों को खूब लाइक करता और वो खूब दिलचस्पी से माँ के लिए काम को फुलफिल करता। Richard was a bright student. He scored good marks and was regular in tasks. ये एक बहुत ही शानदार विद्यार्थी था बचपन से ही। ये अपने स्कोर्स अक्सर हाईएस्ट रखता था और होमवर्क यानी कि स्कूल के टास्क्स में कभी एब्सेंट वाली बात इसकी नहीं होती थी, ऑन टाइम पंक्चुअलिटी। By the time he was in second class, he had collected 25 species of butterfly. He thought it was to be an end, but his mother gave him a children's book जिसका नाम था The Travels of Monarch 10. X ना तो 10. This was the turning point of his life. This book told how the monarch butterflies migrate to Central America. जब ये सेकंड स्टैंडर्ड में गया था तो इसने 25 वैरायटीज ऑफ बटरफ्लाई को कलेक्ट कर चुका है। मतलब इसकी शौक कितनी थी, 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई इसने कलेक्ट कर दिए थे बटरफ्लाइज, और इसने सोचा कि शायद यही खत्म हो गया, समाप्ति है, लेकिन नहीं, वो तो शुरुआत थी उसकी जिंदगी की। जैसा कि यहाँ कह रहा है कि क्यूरियोसिटी स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। इसने जो बटरफ्लाइज कलेक्ट किए, इसको लगा कि समाप्ति है, खत्म हो गया मेरा टास्क ऑफ डूइंग समथिंग न्यू, बट इट डिड नॉट हैपन। जब इसकी माँ ने एक बुक लाके दी जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 यानी कि X, तो वो बुक इसे बहुत एनकरेज की, और उस बुक में ये बात थी कि किस तरह से मोनार्क बटरफ्लाइज सेंट्रल अमेरिका में माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन वर्ड क्लास 10 आई थिंक यू ऑल वेरी वेल नो कि माइग्रेशन का मतलब होता है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ मेनी 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 रीजंस, जो एसएसटी का टर्म है। और साथ ही साथ आप माइग्रेशन वर्ड से बात करेंगे, बर्ड्स एंड एनिमल्स आल्सो माइग्रेट। तो दिस बुक बिकेम नाउ द टर्निंग पॉइंट फॉर हिज लाइफ, और वो कैसे बदलाव लाया इसकी जिंदगी में हम आगे सुनते हैं, पढ़ते हैं। Writer invited the readers to have the study of butterfly migrations. Dr. Frederick of the University of Toronto in Canada asked to tag butterflies. Richie soon started doing it, and tag butterflies were sent to Dr. Frederick. ये किताब लिखने वाला व्यक्ति फ्रेडरिक इस किताब के माध्यम से ये मैसेज दिया कि लोगों को न्योता दिया, उसने प्रपोज किया कि वो ज्यादा से ज्यादा बटरफ्लाइज को पकड़े, उसे टैग करे और भेजे। किसने कहा? डॉक्टर फ्रेडरिक ने। और ये थे कौन? एक यूनिवर्सिटी टोरंटो कनाडा में एक जगह है, वहां के इंचार्ज थे, और इन्होंने ये प्रस्ताव लोगों को दिया जिसमें रिची यानी कि बच्चे का नाम रिचर्ड एच इब्राइट को बड़ी दिलचस्पी थी। इसने इस चीज को एक्सेप्ट किया और इसने बटरफ्लाइज को ट्रैक करना, टैग करना प्रारंभ कर दिया, उसको चिन्हित करना, टैगिंग में चिन्ह लगाना, निशान देना, टैगिंग करना शुरू किया और उनको भेजना चालू कर दिया। Butterflies collecting season lasted for 6 months. Ibrahim thought he won't be able to collect many, so he decided to raise a flock in his basement. He collected female butterflies and its eggs and raised them through their proper life cycle. अब ये तो शुरू कर दिया रिचर्ड इब्राइट ने यानी रिची ने, लेकिन इसने सोचा कि ओनली 6 सप्ताह के लिए, 6 वीक्स के लिए ही ये सीजन रहता है बटरफ्लाइज कलेक्टिंग का। तो इसने एक नया आइडिया लगाया, और इसने क्या किया कि कुछ फीमेल बटरफ्लाई उसके एग्स को कलेक्ट करना शुरू किया और अपने घर के बेसमेंट में एक जगह बना ली जहां ये इनको रखता, और एक प्रॉपर प्रोसेस से, जो कि लाइफ प्रोसेस ऑफ बटरफ्लाई है, जो आप जानते हो, साइंस में पढ़ चुके हैं, उस प्रोसेस से एग को ये रेज करता है, यानी कि अंडों को सेता और पनपाता, और वो बातें फूटकर जैसे बटरफ्लाई आते हैं। इस तरह से इसने रेजिंग ऑफ बटरफ्लाई शुरू कर दी। He collected thousands of monarchs and tagged them, but he got tired of it. He said only 2 were caught, and of many butterflies that he had tagged, and that too not more than 75 miles from his house. ये काम उसने करते करते हजारों की संख्या में बटरफ्लाई को टैग किया, लेकिन इस काम को भी करते करते, कलेक्शन ऑफ बटरफ्लाई, टैगिंग ऑफ बटरफ्लाई, ही वाज फेड अप, बोर हो गया था। तो क्यों उसका रीजन ये है, क्योंकि इसने देखा कि जितने भी बटरफ्लाई टैग करके छोड़ना था उससे मुश्किल से ये क्या वो भी कितने डिस्टेंस में, 35 माइल्स के एरिया में। तो इस बात से फेड अप हो गया, इंटरेस्ट इसकी धीरे धीरे इसमें खत्म होने लगी। When Ibrahim was in 7th class, जब रिचर्ड इब्राइट 7th में गए, he came to know what real science was, as he lost at a county science fair.
He showed a frog tissue slide under a microscope, but realized that all the winners had actually tried to perform an experiment and not just a direct display. He decided to make a real project for the next year fair, and he thought he had maximum knowledge about the subject of insects. रिचर्ड ई ब्राइट ने अब तक जो कारनामे किए, जाने अनजाने दिलचस्पी हो, वो यहाँ तक तो आ गया, लेकिन जब 7th स्टैंडर्ड पहुंचा तो उसको एक्चुअल में पता चला व्हाट इज साइंस, विज्ञान है क्या, उसको 7th स्टैंडर्ड में आने के बाद पता चला। कैसे पता चला? रियल साइंस को जानने के लिए उसने एक साइंस फेयर में हिस्सा लिया और वो हार गया। हार गया कहने का सेंस कि उसने क्या किया कि फ्रॉग के टिश्यू को लेकर, मेढक के टिश्यू को लेकर माइक्रोस्कोप से डिस्प्ले करके दिखाया। ये डिस्प्ले लोगों को, जजेस को उतना पसंद नहीं आया। वो बच्चे जिन्होंने ये डिस्प्ले नहीं करके कुछ प्रैक्टिकल क्या बोलते हैं उसको एक्सपेरिमेंट किए थे, परफॉर्म किए थे, वो लोग जीत गए। इसको लगा कि उनका जो प्रोजेक्ट था, यानी कि डूइंग प्रैक्टिकल एंड डिस्प्लेइंग बाय एक्सपेरिमेंट, और इसका जो था एक प्रॉपर डिस्प्ले सूट नहीं किया, वो चीजें ज्यादा पसंद की गई जजेस के द्वारा और उसको इनाम मिला उन बच्चों को जिन्होंने उस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था। इसने सोचा कि क्यों ना मैं नेक्स्ट ईयर नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा और एक डिफरेंट बनाऊंगा, क्योंकि इसको पता था कि इसको इंसेक्ट्स और उनसे रिलेटेड बहुत सी जानकारी थी। इसने टारगेट बनाया टू वर्क ऑन दैट फॉर द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। रिचर्ड ई ब्राइट ने डॉक्टर यू हार्ट को लिखा फॉर द आइडियाज फॉर द नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्ट। ही वर्कड विद दोस आइडियाज एंड वॉन मेनी प्राइजेस थ्रू हिज हाई स्कूल्स। और तब जब इसने लिखा डॉक्टर फ्रेडरिक ए यू हार्ट, क्या है ये, अर्क्यूहार्ट, URQUHART, डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्क्यूहार्ट, तो जिसने लिखा कुछ नए आइडियाज नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट के लिए, और जब उनके आइडियाज जब आने लगे और उस पर काम करना शुरू किया, उस पर इन्होंने रिचर्ड ई ब्राइट ने हाई स्कूल के स्टैंडर्ड तक आते आते कई इनाम जीते। इन हिज 8th क्लास, अब एक वाक्य है आपका 8th क्लास का, देखिए क्या है। इन 8th क्लास ही ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज दैट किल्ड monarch butterflies every few years. He Bright thought beetles transfer these diseases, so he started raising caterpillars in the presence of beetles. For this project he won. अब रिचर्ड ई ब्राइट ने एक नई थ्योरी खोज करने की कोशिश की। कब की बात? जब ये क्लास 8 में पहुंचे थे, 8th स्टैंडर्ड में। इन्होंने देखा, पाया कि बहुत सारे monarch butterflies हर साल मर जाते हैं, और मरने का कारण क्या है? जब इसको जानकारी ली गई तो इन्होंने पाया कि बीटल्स, एक तरह का कीड़ा, ये monarch butterflies को एक वायरल डिजीज फैलाती है जिससे कि ये मर जाते हैं। इन्होंने क्या किया कि एक लैब क्या कहें उसे, अपने यहाँ पर एक व्यवस्था बेसमेंट में बना रखी थी। वहां पर इन्होंने क्या किया, रिचर्ड ई ब्राइट ने, कि बीटल्स के साथ कैटरपिलर को ग्रूम करना, डेवलप करना शुरू कर दिया। और जब ये कैटरपिलर डेवलप होते गए बटरफ्लाई में, तो ये प्रूफ करने के लिए कि बीटल से इनको डिजीज फैलती है, इनकी ये प्रैक्टिकल चीजें इतनी हाईलाइट हुई थी, पॉपुलर हुई कि इनको इस कार्य के लिए भी पुरस्कृत किया गया द प्राइज। नेक्स्ट ईयर he tried the theory that viceroy butterflies copy monarch because monarch do not taste good to the butterflies and birds like to eat viceroy. He found out that the starling bird, S-T-E-R-L-I-N-G, starling bird would prefer eating a monarch. Later research showed that the viceroys copied the monarch. This process won him the first division in the geology department and the 3rd overall position in the county science fair. अब जरा इस वाक्य को देखिएगा। नेक्स्ट ईयर, क्लास 8 के बाद वाली ईयर की बात है। नेक्स्ट ईयर जब एक थ्योरी इन्होंने दिया, उस पर काम किया रिचर्ड ई ब्राइट ने, और वो थ्योरी ये थी कि वाइसरॉय बटरफ्लाई की दो प्रजातियां, एक है वाइसरॉय, दूसरा है मोनार्क। वाइसरॉय बटरफ्लाई जो है मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी किया करते थे। गौर से सुनिएगा, एक प्रजाति वाइसरॉय, दूसरा प्रजाति मोनार्क। वाइसरॉय जो है मोनार्क को कॉपी करते थे। क्यों कॉपी करते थे? क्योंकि एक तरह की पक्षी थी, बर्ड थे, जिसका नाम है यहाँ पर दिया हुआ है स्टर्लिंग। स्टर्लिंग बर्ड क्या करती थी कि ये वाइसरॉय बटरफ्लाई को खूब खाना पसंद करते थे टेस्ट के कारण। मोनार्क ये नहीं खाते थे। कौन? हाँ, चलिए कंटिन्यू करते हैं।
बटरफ्लाई को नहीं खाते थे। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट अच्छे नहीं करते थे। लेकिन वाइसरॉय बड़ा अच्छा टेस्टी होता था, इसलिए ये बर्ड स्टर्लिंग उनको ज्यादा खाते थे। नतीजा ये हुआ कि वाइसरॉय अपने आप को बचाने के लिए, अपनी प्रजाति को बचाने के लिए इन्होंने वाइसरॉय बटरफ्लाइज ने मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करना शुरू कर दिया। और इस बात को इन्होंने जब प्रूफ किया कि किस तरह से वाइसरॉय अपनी स्पीसीज को बचाने के लिए मोनार्क बटरफ्लाइज की कॉपी करनी शुरू कर दी ताकि वो पक्षियों का शिकार ना बने, इस प्रोजेक्ट के लिए उनको फर्स्ट डिवीजन मिला जियोलॉजी डिपार्टमेंट के ओर से। साथ ही साथ पूरे कंट्री लेवल में ये थर्ड पोजीशन पे आए। During second year of the high school, Richard started a research from which he found about an unknown insect hormone that later helped him in his new theory about the life of cells as well. जब सेकेंड ईयर के हाई स्कूल में ये गए तो रिचर्ड ई ब्राइट ने एक रिसर्च चालू की, एक खोज करना चालू किया। और इन्होंने खोज किसपे की? इंसेक्ट्स के हार्मोन्स पर, कीड़ों के हार्मोन्स पर। और उन्होंने इस पर काम करते करते न्यू थ्योरी खोज निकाली, वह लाइफ ऑफ सेल्स। थ्योरी क्या थी? लाइफ ऑफ सेल्स। इस पर इन्होंने थ्योरी निकाली। अब ये थ्योरी कौन सा थ्योरी? द थ्योरी ऑफ लाइफ ऑफ सेल। हिज रिसर्च स्टार्टेड विद अ क्वेश्चन, और वो रिसर्च पे काम करने के पीछे सवाल थे। वो सवाल क्या था इनका कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन द मोनार्क पीपा। जरा इस बात को गौर से सुनिए। मोनार्क बटरफ्लाई ये वो बटरफ्लाई होते हैं जिनके पंखों पर कुछ दाने 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 होते हैं, डॉट मार्क टाइनी स्पॉट्स। जो 12 स्पॉट्स थे, ये 12 स्पॉट्स जो टाइनी गोल्ड स्पॉट्स है मोनार्क पे, आखिर ये है क्यों? क्या रीजन है? क्या वो सजावटी है या उसका कुछ पर्पस है? नेचर ने जब उसको ये डिजाइन दी तो he bright with other science students made a device that proved that gold spots on monarch pupa produced hormones needed for full development of a butterfly from a pupa and not to take look decorative. और उन्होंने जब अपने कुछ दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ इस पर जब काम किया, एक खोज निकाला विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड्स और डिवाइस की मदद से कि नहीं, ये गोल्ड स्पॉट्स जो मोनार्क बटरफ्लाई होते हैं खाली डेकोरेटिव नहीं होते, इसमें हार्मोन्स मौजूद है और इस हार्मोन्स की मदद से ही एक प्रॉपर और शानदार बटरफ्लाई डेवलप होता है फ्रॉम अ प्यूपा। और डेकोरेशन ही सिर्फ उसका मकसद नहीं है, वो स्पॉट है बैक एंड थैला ऑफ हार्मोन्स। तो इन्होंने एक तहलका मचा दिया पूरे विश्व में। इब्राहिम won the first prize at the county science fair। साइंस फेयर जानते हो ना, विज्ञान मेला लगता है, साइंस फेयर एंड एंट्री टू इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। और यहीं से उनको एंट्री मिली इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग में। Here his project won third prize for geology। यानी इन्होंने जियोलॉजी में तीसरा पुरस्कार पाया। He also got a chance to work at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research। और इनके साथ साथ सिर्फ इन्होंने इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में ही हिस्सेदारी नहीं ली और इनको काउंटी साइंस फेयर में ही फर्स्ट प्राइज नहीं मिला, बल्कि इनको मौका मिला एंटोमोनोलॉजी एंड स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स के लेबोरेटरी में वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट में रिसर्च करने। यानी इनको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो अमेरिका के हैं इसने वेलकम किया टू वर्क एंड डू रिसर्चेस। तो ये है इनका सीढ़ी चढ़ते जाना डेवलपमेंट की ओर इन द फील्ड ऑफ साइंस। He tried another experiment in which he grew cells from a monarch wing into a culture and showed that cells would divide and develop into a normal butterfly wings scale provided that they were treated with the hormones from the gold spot। इन्होंने एक और इससे काम किया। क्या काम किया? एक एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने जिसमें इन्होंने कुछ सेल्स इकट्ठे किए मोनार्क के विंग से और उसको डेवलप कराया। और जब वो डेवलप हुआ तो इट शोड दैट सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू अ नॉर्मल बटरफ्लाई। वो सेल्स बाद में डिवाइड होकर डेवलप होकर नॉर्मल बटरफ्लाई बना। और ये विद द ट्रीटमेंट ऑफ द हार्मोन्स, इस हार्मोन की मदद से वो हार्मोन जो इन्होंने मोनार्क बटरफ्लाइज के गोल्ड स्पॉट्स से इकट्ठा किया और इस तरह से इसको यूज किया कि वो हार्मोनल स्पॉट है, वो हार्मोन है जिससे कि न्यू सेल्स डेवलप होते हैं और न्यू बटरफ्लाइज हो सकते हैं।
दिस रिसर्च won him the first prize at the international fair. और इस खोज ने कि वो ब्यूटी स्पॉट्स नहीं है बटरफ्लाई के विंग्स पर, वो एक्चुअल में पॉइंट ऑफ हार्मोन वो जगह है जहाँ हार्मोन्स मौजूद है, उससे भी बटरफ्लाई पनपते हैं, वही मदद करता है बटरफ्लाई को प्रॉपर राइज करने में। और इनकी ये खोज रिसर्च इनको फर्स्ट प्राइज मिला इंटरनेशनल फेयर। Completing his graduation, he did more researches at the Army Laboratory and Laboratory of US Department of Agriculture. और इसमें काम करते 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 ग्रेजुएशन जब इन्होंने खत्म किया, तब तक ये रिसर्च सेंटर में कहाँ आर्मी लेबोरेटरी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हर जगह के रिसर्च सेंटर में इन्होंने काम किया। आइए लास्ट पेज है, खत्म करते हैं, चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है बट वन शुड अंडरस्टैंड, और आप इसमें इंटरेस्ट है बिकॉज रिलेटेड टू साइंस, इंग्लिश टीचर गिविंग सम नॉलेज अबाउट साइंस। He identified the chemical structure of hormone released from the gold spots of monarch butterflies. इन्होंने कुछ केमिकल स्ट्रक्चर खोज निकाला मोनार्क बटरफ्लाइज के उस गोल्ड स्पॉट्स के हार्मोन से। एंड आफ्टर 1.5 year, लगभग 1.5 वर्ष के पश्चात, उसके बाद he Bright got the idea for his new theory of cell life. उन्होंने सेल के लाइफ की न्यू थ्योरी खोज निकाली, सॉल्विंग द पजल ऑफ बायोलॉजी, और बायोलॉजी की एक बहुत बड़ी पजल को इन्होंने सॉल्व किया। ठीक है ना, सवाल भी तो बायोलॉजी के, और वो क्या था कि हाउ सेल्स रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, और वो क्या था कि किस तरह से सेल्स डीएनए के ब्लूप्रिंट को फॉलो करके पनपता है, यानी कि किसी भी सेल्स का डेवलप होना इन पर्टिकुलर चीज में वो डिपेंड करता है उसके डीएनए पर। एंड ही फाउंड दैट डीएनए इज द न्यूक्लियस ऑफ इन अ सेल, यानी कि किसी भी सेल के न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए कंट्रोल हेरिडिटरी, हेरिडिटरी मींस खाना जो चली आ रही है, हेंस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। और तब कंक्लूजन किया, क्या किया, डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, यानी कि पूरे लाइफ फॉर्म डिपेंडेंट है डीएनए। ठीक है, Ebright and his roommate made drawings and plastic models and later wrote a paper which explained the process. इन्होंने पहले मॉडल बनाया, प्लास्टिक पेपर से कुछ तैयारी की, ड्राइंग्स की, और बाद में उन्होंने इसकी पूरी डाटा को लिखा जिसमें पूरा एक्सप्लेन था कि प्रोसेस कैसे होता है। He graduated from Harvard and stood second among 1510 स्टूडेंट। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और 1510 विद्यार्थियों में इन्होंने सेकंड पोजीशन लाया, सेकंड पोजीशन पे थे। He became graduate student research at Harvard University, और एकमात्र ऐसे विद्यार्थी थे जो ग्रेजुएट होने के बावजूद रिसर्चेस करते थे। रिसर्चेस पीएचडी यानी थीसिस के लिए पीएचडी की डिग्री जरूरी होती है ना, वो डिग्री जो आप हासिल करते हैं रिसर्च के बाद, लेकिन ये एकमात्र ऐसे विद्यार्थी थे जो क्या बोलते हैं ग्रेजुएट होने के बावजूद रिसर्च सेंटर में काम किए। It is his theory that proved to be correct. It would lead to new idea of preventing certain types of cancer and other diseases. और इस थ्योरी पे काम करते करते अगर प्रूफ हो जाए या हो जाता, जैसा कि उस समय के जमाने की बात की, तो इस थ्योरी पर बेस बहुत सारे कैंसर और उससे रिलेटेड बीमारियों का इलाज की भी जानकारी हो सकती है। Besides interest in science, ये भी अब तक के अचीवमेंट, उन्होंने ऐसे 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 खोज किए कि बहुत सारी बीमारियों का भी इलाज का एक रास्ता उन्होंने बताया खोजने का। लेकिन आगे की कहानी क्या है, आगे यह है कि इन सब इंटरेस्ट इन साइंस, रिचर्ड एच इब्राइट की विज्ञान में रुचि के अलावा, ही वाज अ चैंपियन डिबेटर, एक बहुत अच्छे डिबेट करता था, यानी कि किसी बात पर डिबेट हो तो कर सकते थे, बहस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया करते थे। एक ग्रेट पब्लिक स्पीकर, यानी कि समाज में खड़ा होकर बहुत अच्छा पर्सन भी थे, एंड अ गुड बोट रेसर, जिसको कैनोइस्ट भी कहते हैं, यानी बड़ा अच्छा नौका चालक भी थे, और बहुत सारे गुण हैं। एक क्या होता है ऑल राउंड टैलेंट। ही वाज आल्सो एन ऑल राउंड आउटडोर स्पोर्ट्स पर्सन, वो एक अच्छे खिलाड़ी भी थे, along with an expert photographer, फोटोग्राफी भी उनकी शौक थी। He was a good student and scored good marks. He used to focus with extra energy on debating and model United Nations clubs. और इन्होंने बहुत सारे काम किए इस बात पर कि ध्यान देते हुए कि यूनाइटेड नेशन क्लब को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने का इन द फील्ड ऑफ डिबेटिंग। He admired his social studies teacher
and an advisor, Mr. Richard A. Wehrer, W-E-H-E-R-E-R, याद रखना, रिचर्ड ए वहरर, इनके ये एसएसटी के टीचर थे, ये इनको एडमायर किया करता है, आइडल मानते थे। He thought his teacher was the right man who opened his mind to new ideas, और ये इन्हीं को, किनको, रिचर्ड ए वहरर को, जो उनके एसएसटी के टीचर थे, इसको ये प्रेरणा मानते थे, कहते थे यही एकमात्र व्यक्ति है जो मेरे आइडल है, और उन्होंने मेरे साइंस के क्षेत्र में मेरी सोच को वाइड स्प्रेड किया, खोला, विस्तृत किया। His teacher was impressed how Ebright gave 3 to 4 hours extra at night for the debate researches, apart from other researches he made. इसके टीचर कहा करते थे कि अपने अन्य साइंस रिसर्च के अलावा किस तरह से इब्राइट 3-4 घंटा एक्स्ट्रा टाइम देते थे अपनी डिबेट्स के लिए। मतलब एक होता था वैज्ञानिक खोज, और दूसरा है कि डिबेट कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन, उसमें भी वक्त दिया करते थे। मतलब ही वाज सच एन एक्सीलेंट पर्सन। He said, यानी he means उनके टीचर, जो कि नाम अभी मैंने बताया और फिर से रिपीट कर देता हूं देखकर, दैट इज रिचर्ड ए वहरर। उन्होंने कहा कि he was competitive and always wanted to be the best at whatever he did. ये हमेशा कंपटीशन का भावना रखते थे, लेकिन वो कंपटीशन का भावना सिर्फ इनाम जीतने के लिए नहीं था, अपने काम को द बेस्ट वे से प्रेजेंट करने का। मतलब he was so लालची of doing the best in the world, वो हमेशा यही चाहते थे। This made him a good scientist, और यही एक लालच उनको एक अच्छा वैज्ञानिक बनाया, और इसीलिए चैप्टर का नाम था द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, है ना, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। He started with the first rate mind, curiosity and will माने इच्छा, to win for the right reason. ये हमेशा क्यूरियस होते थे, किसी चीज को देखते थे ना तो बड़े डीपली, और क्यूरियोसिटी होती थी कि आगे है तो क्यों, क्या कारण है, कैसे है, मतलब क्या कैसे का जवाब याद कर सकते थे। और साथ ही साथ उनकी इच्छा, विल पावर बहुत स्ट्रांग, वो उसको मतलब सोच लिए कि अगर क्यों क्या कैसे, तो फिर उसको जवाब निकालना है, और उसी में लग जाते थे। His curiosity towards science grew when he got the book The Trouble of Monarch 10, और इनकी साइंस के प्रति क्यूरियोसिटी इसी बुक से मिली प्रेरणा, जो उसकी मां ने खरीद के उनको दिया था, शायद इसमें नहीं है लेकिन मैंने आपको बता दिया था, वो था The Travels of Monarch X-10, जो उसकी मां ने उसे दी थी। और इस तरह से इस व्यक्ति ने बहुत सारे इनाम जीते, है ना, और इनकी जीत वाकई में सही मायने में जीते, क्योंकि इन्होंने अपने आप को इस स्टेज तक लाया, विद द सपोर्ट ऑफ मदर एंड एन आइडल टीचर एसएसटी वाले, विद द सपोर्ट ऑफ डॉक्टर, क्या नाम था डॉक्टर का, फ्रेडरिक। तो ये कुछ लोगों के मदद से एक व्यक्ति, एक बच्चा, एक साइंटिस्ट बना, एंड दिस इज हाउ द चैप्टर एंड्स, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट में बहुत सारे लोगों का हाथ था, इसकी खुद की भी विल एंड क्यूरियोसिटी थी जो एक साइंटिस्ट को बनाया। दैट्स ऑल, so chapter finish. Now we will I will be giving you some questions related to this lecture, तो सुने अच्छे से सुनिए, it will become easy to understand. Thank you.